बच्चों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में सामंती व्यवस्था से क्या लाभ हुए। तत्पश्चात हम देखेंगे सामंती व्यवस्था राजस्थान के लिए किस प्रकार हानिकारक सिद्ध हुई। सबसे पहले हम सामंत प्रथा से लाभ, क्या क्या लाभ इससे राजस्थान के नरेशों और राजस्थान के राज्यों को हुआ। तो सामंत प्रथा का प्रचलन इस विश्वास के साथ किया गया था कि नरेशों को अपने राज्यों की सुरक्षा में इससे सहायता मिलेगी और प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने में इससे सहयोग भी मिलेगा। सामंत प्रथा के सफल रहने पर ही राजपूत नरेश अपने राज्यों का विस्तार कर सके। राजधानी से दूरस्थ प्रदेशों की सुरक्षा को भी नरेशों को सामंतों के सहयोग से चिंता करनी नहीं पड़ी। सबसे पहले राजस्थान में सामंत प्रथा से लाभ, उसमें हम लेंगे राजस्थान की सुरक्षा में ये किस प्रकार सहायक रहे। मध्यकाल में जब राजस्थान के विभिन्न भागों में विभिन्न वंशों के राजाओं ने अपने राज्यों की स्थापना की, तो उस समय अनेक संघर्ष होते रहते थे। एक राजा दूसरे राजा को समाप्त करके अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। उस संघर्ष और असुरक्षा के काल में सामंत अपने राज्य के वफादार प्रहरी सिद्ध हुए। देखा जाए तो नरेशों को विश्वसनीय और महत्वपूर्ण सहयोगी वर्ग सामंतों को ही होता था। जिस प्रकार एक राजा राजा राज्य का प्रधान होता था और उसका दायित्व अपने राज्य की रक्षा करना था, उसी प्रकार सामंतों का भी प्रमुख कर्तव्य अपने स्वामी नरेश के राज्य की सुरक्षा में हाथ बटाना था। वक्त पड़ने पर अनेक बार ऐसा अवसर भी आया कि सामंत अपने सैनिकों सहित प्राण देकर भी राज्य की रक्षा करते रहे। अतः हम ये कह सकते हैं कि सामंत व्यवस्था शासकों को या नरेशों को या राजाओं को शक्ति संपन्न बनाने में सहायक सिद्ध हुई। दूसरा लाभ हम देखेंगे राजस्व की वसूली में सहायक। राजस्थान के नरेशों की आय का मुख्य साधन भूमि कर होता था, अतः भूमि कर की वसूली में भी सामंती व्यवस्था सहायक हुई। सामंत अपनी अपनी जागीर क्षेत्र का राजस्व वसूल करते थे, उसमें से निर्धारित रकम वे राजकोष में जमा करा देते थे। अतः इस सामंती व्यवस्था के माध्यम से विशाल राज्यों के नरेश भी बिना किसी कठिनाई के अपने राज्यों का राजस्व उसी प्रकार वसूल कर लिया करते थे जिस प्रकार कंपनी सरकार भारत में जागीरदारी के सहयोग से वसूल करती थी। जमींदारों के सहयोग से जिस तरह से ब्रिटिश सरकार ने वसूल किया, उसी प्रकार राजस्थान के राज्यों ने अपने राज्यों की राजस्व व्यवस्था को सुचारू ढंग से संचालित करने के लिए इस सामंत व्यवस्था से अनेक लाभ सिद्ध हुए। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं, जैसे बूंदी का राज्य है। अब बूंदी का जो शासक है या नरेश है, अब उसके पास इतना समय नहीं है क्योंकि उसे दूसरे राज्यों से संघर्ष करना रहता है। तो वो अपने अधीनस्थ प्रदेशों को, उदाहरण के लिए जैसे करवर है, लाखेरी है, इंद्रगढ़ है, या फिर हम कहेंगे कि जो छोटे छोटे नेनवा है, ठीकरदा है, ये छोटे छोटे ठिकाने अपने जो है भाइयों को दे देते थे, संबंधियों को दे देते थे और उनसे एक शर्त रखते थे, आवश्यकता पड़ने पर प्रथम तो सैनिक सहयोग देंगे और सेकंड यहाँ का राजस्व वसूल करने की जिम्मेदारी लेंगे और निर्धारित रकम वे राजकोष में जमा कराएंगे। इसलिए शासक वर्ग निश्चिंत हो जाते थे कि एक निर्धारित समय पे उनका राजकोष भरपूर खजाने से लबालब रहेगा।
तीसरा लाभ इससे हुआ आर्थिक क्षेत्र में उपयोगी। मध्यकाल के पूर्वार्ध तक तो राजपूत नरेश निरंतर युद्धों में उलझे रहे। प्रथम उन्हें अपने अस्तित्व के लिए अपने पड़ोसी राज्यों से युद्ध करने पड़े। इसके उपरांत जब मुसलमानों के भारत पर आक्रमण होने लगे तो राजपूतों को अपने धर्म और राज्य की रक्षा हेतु मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध युद्ध करने पड़े। और जब मुसलमान भारत के सुल्तान ही बन बैठे तो राजस्थान के राजपूत नरेशों को अपने राज्यों की सुरक्षा के निमित्त निरंतर युद्ध करने पड़े। इस प्रकार के युद्ध मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल तक चलते रहे। इन दीर्घकालीन और अनिश्चित युद्धों में राजपूत नरेशों को अपार जन और धन की हानि उठानी पड़ी। उस काल में आज की भांति जनता पर नाना प्रकार के कर लगाकर तो धन वसूल नहीं किया जा सकता था। अतः सीमित आय के साधनों के साथ निरंतर युद्ध करने से राजाओं की आर्थिक अवस्था दयनीय हो जाती थी। उस आर्थिक दयनीयता का निवारण नरेश अपने सामंतों से धन लेकर ही करते थे। वे अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामंतों पर नाना प्रकार की लाग बाग लगाते थे और धन वसूल करते थे। जैसे हमने पढ़ा पहले कि जो सामंतों पर विभिन्न प्रकार की लाग बाग लगाई जाती थी। उत्तराधिकार शुल्क लिया जाता था, तलवार बंधाई का शुल्क लिया जाता था, नजराना लिया जाता था, बाईजी का विवाह होता था तो न्योत शुल्क लिया जाता था। इस तरह से विभिन्न प्रकार के कर जो है सामंतों पर लगाए गए और सामंतों के लगाने से उनके संबंधों में यद्यपि तनाव जरूर उत्पन्न हुआ, लेकिन सामंतों ने आर्थिक कठिनाइयों के दौरान अपने नरेशों को पूर्ण सहयोग प्रदान किया। सामंत प्रथा से जो अन्य लाभ हुआ, राजपूतों में एकता बनाए रखने में ये सामंत प्रथा सहायक सिद्ध हुई। सामंत बहुधा राजा के कुल और वंश के होते थे। इसके अलावा राजा के दूर के संबंधी भी सामंत बनाए जाते थे। अतः सामंतों के साथ राजा एक बड़े परिवार के अध्यक्ष के रूप में होता था। सामंत और राजा के बीच के जो संबंध होते थे वो दास और सेवक के न होकर भाईचारे के होते थे, जिसका परिणाम राजा और सामंत बंधुत्व का जीवन व्यतीत करते थे। उनमें असमानता की भावना उद्भव नहीं हो सका था। परिणाम स्वरूप उनमें एकता बनी रही और वे एक परिवार के सदस्य की भांति सम्मान का जीवन व्यतीत करते रहे। अतः राजस्थान की सामंत व्यवस्था यहाँ के राजपूतों में एकता और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने में एक अनुपम कड़ी सिद्ध हुई। जीवन यापन का साधन। प्राचीन काल में जीवन यापन के साधन के रूप में सामंत व्यवस्था महान सहायक सिद्ध हुई। हम जानते हैं और हमने पढ़ा भी है कि एक राजपूत राजा के अनेक पत्नियां होती थी और उससे अनेक पुत्र होते थे। गद्दी पर केवल ज्येष्ठ पुत्र का एकाधिकार होता था। ऐसी परिस्थिति में यदि राजा अपने अनुज भ्राताओं को जागीर प्रदान नहीं करता तो वे अपना जीवन किस तरह व्यतीत करते। इसके अलावा राजपूतों का प्रमुख व्यवसाय ही धर्म और देश की रक्षा हेतु युद्ध करना था। मध्यकाल तक सैनिकों को नगद वेतन देने की परंपरा नहीं के बराबर थी। अतः राजा अपने भाइयों को जागीरें देकर ही उनसे युद्ध सेवा लेते थे। अतः राजा अपने अपने भाइयों को उनके योग्य ही जीविका उपार्जन का साधन प्रस्तुत करना भी राज्य के लिए या शासक के लिए, नरेश के लिए आवश्यक था। तो जीवन यापन के लिए जागीरें दी जाती थी। जागीरों से अभिप्राय भूमि दी जाती थी जो जागीर कहलाती थी, और उस जागीर का रक्षक, पालक, स्वामी
जागीरदार कहलाता था, जो कालांतर में सामंत के नाम से जाना जाने लगा। राज दरबार के गौरव के साधन। राजपूत नरेशों का गौरव भी इन सामंतों के सहारे ही सुरक्षित था। राज दरबार के गौरव को बढ़ाने का प्रयास तो प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। अपने गौरव का प्रदर्शन करने हेतु राजा समय समय पर दरबारों का आयोजन करते थे। उस राज दरबार में सामंत प्रस्तुत होकर अपने राजा को, अपने नरेश को नजर करके उसके प्रति उचित आदर का प्रदर्शन करते थे। सामंत भी अपने नरेश से दरबार में यथोचित आदर पाकर अपने को कृतज्ञ मानते थे। हमने सामंतों की विभिन्न श्रेणियां पढ़ी, उसमें देखा कि जो प्रथम श्रेणी के सामंत होते थे उन्हें ताजमी विशेष अधिकार प्राप्त होता था, महाकुरब का होता था, महापसाव का होता था। तो इस तरह के जब दरबार में ये जाते थे, सामंत जाते थे, तो राजा जो प्रथम श्रेणी के सामंत होते थे, जब दरबार में उनकी उपस्थिति से वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता था और सामंत भी अपने आप को सम्मानित मानता था जब राजा उसका यथोचित सत्कार और स्वागत करते थे। नरेशों की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश। राजतंत्र प्रणाली का एक दूसरा स्वरूप स्वेच्छाचारी शासन है। दैविक सिद्धांत में विश्वास रखने वाले राजपूत नरेश निरंकुशता ही शासन करना पसंद करते थे, परंतु राज्य के सामंत राजा की निरंकुशता पर अंकुश रखते थे। राज्य के महत्वपूर्ण सामंतों में से राजा को राज्य की प्रशासनिक कार्यों में मंत्रणा रखते थे। राज्य के महत्वपूर्ण सामंतों से राजा को अपने राज्य के प्रशासनिक कार्यों में मंत्रणा लेनी पड़ती थी। कई ताजमी सरदार राज्य के प्रशासन में उच्च पदाधिकारी भी होते थे। उच्च पदों पर आसीन सामंत राजा को मनमानी नहीं करने देते थे। सलाहकार के रूप में ये सामंत केवल प्रशासनिक कार्यों में ही राजा पर नियंत्रण नहीं रखते थे, वरन उनके व्यक्तिगत जीवन पर भी अंकुश रखते थे। उत्तराधिकार के प्रश्न पर भी सामंतों का बड़ा महत्व होता था। सामंत इतने शक्तिशाली होते थे कि वे राजा के प्रशासन संबंधी निर्णय को भी बदल सकते थे। तो इसका अभिप्राय है, स्वेच्छाचारिता का अभिप्राय ये है कि नरेश निरंकुश शासन नहीं कर सकते थे, अर्थात अपनी मर्जी अनुसार शासन नहीं कर सकते थे और उन पर अंकुश था। सामंतों को प्रशासनिक कार्यों में वो सामंतों के सलाह मशवरा करते थे और प्रमुख सलाहकार के रूप में सामंतों को आमंत्रित किया जाता था। तो निरंकुशता में सबसे बड़ी बाधा, नरेशों की निरंकुशता में सबसे बड़ी बाधा थी सामंतों का अंकुश। इस तरह से हमने सामंत प्रथा से लाभ पढ़े। अब हम चर्चा करेंगे सामंत प्रथा से हानियाँ। बच्चों, हमने सामंत प्रथा से लाभ पढ़े। राजस्थान में सामंत प्रथा किस तरह लाभदायक सिद्ध हुई, इसकी जानकारी हमने ली। अब हम देखेंगे कि जहाँ ये लाभदायक सिद्ध हुई वहाँ इससे हानियाँ भी अनेक हुई। तो सामंत प्रथा से राजस्थान के राज्यों को और नरेशों को क्या क्या हानियों का सामना करना पड़ा वो हम देखेंगे, अर्थात इसके दुर्गुण क्या क्या थे। हमने ये देखा कि सामंत व्यवस्था राज्य की सुरक्षा और एकता के लिए हितकर सिद्ध हुई मध्यकाल में, जबकि यातायात और संदेश वाहन के साधन विकसित नहीं हुए थे। उस समय ये व्यवस्था प्रशासन में लाभप्रद रही, पर इसका अभिप्राय ये नहीं है कि इसमें हानि नहीं हुई या इसमें कोई खामियां नहीं थी। अनेक प्रकार की खामियां थी। राजा का सामंतों पर आश्रित है। अपने राज्य का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था, पर उसे अपने सामंतों पर आश्रित रहना पड़ता था, क्योंकि राज्य की सुरक्षा
सामंतों की सैनिक सहायता पर ही आधारित थी। राजा को अपने उत्तराधिकारी मनोनीत करने में भी सामंतों की अनुमति लेनी पड़ती थी। कई बार सामंत राजा द्वारा मनोनीत उत्तराधिकारी को मानने से इनकार कर देते थे। राजा की आर्थिक दशा भी सामंतों के सहयोग पर निर्भर करती थी। ऐसी परिस्थिति में सामंतों के असहयोगी होने पर राजा का शासन चलाना दुर्लभ हो जाता था। मुगल काल में तो सामंतों ने खुले रूप से अपने स्वामी नरेशों के विरुद्ध बगावत कर मुगल दरबार में आश्रय ले लिया और सामंतों द्वारा बगावत करके और अपने राजाओं के विरुद्ध मुगल दरबार का आश्रय लिया। दूसरी जो इसकी खामी रही वो ये रही, अहंकारी और स्वाभिमानी सामंत राजा के मार्ग में बाधक थे। हमने पहले वाले खामियों में पढ़ा। फर्स्ट खामी आपने पढ़ी, सामंतों पर आश्रित रहना। किस किस क्षेत्र में आश्रित रहता था? सुरक्षा की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, उत्तराधिकारी मनोनीत करने की दृष्टि से। तो जो सामंत शक्तिशाली होते थे वो अहंकारी भी होते थे और स्वाभिमानी भी होते थे। राजपूत सामंत प्रकृति से ही स्वाभिमानी तो होते ही थे, कभी कभी आवश्यकता से अधिक स्वाभिमानी बनकर वे राजा का विरोध कर बैठते थे। स्वाभिमानी के साथ साथ यदि किसी सामंत में अहंकार भी उत्पन्न हो जाता तो अपने राजा का ही वो शत्रु बन बैठता था। सामंतों को अभिमान इस बात पर होता था कि राजा ने उन्हें जागीर देकर कृतज्ञ नहीं किया। जागीर मिलना उनका पैतृक अधिकार है। इसी भावना से वे अपने स्वामी नरेश को स्वामी न मानकर अपने भाई के समान ही समझते थे। इसी से उनमें स्वाभिमान तथा अहंकार होता था और वे अनुशासन में न रहकर राजा की नीति का विरोध करते थे। तीसरी खामी सामंत प्रथा की ये रही कि भूमि का बंटवारा हो जाता था। सामंत व्यवस्था जागीरदारी का ही दूसरा स्वरूप था। इस व्यवस्था के अंतर्गत राजा अपनी भूमि को सामंतों में, सामंत अपनी भूमि को अपने पुत्रों में, भाइयों में बांट देते थे। इसका परिणाम क्या हुआ? भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाती थी, भूमि की उर्वरता नष्ट हो जाती थी, जागीरें सामंतों की के जीविका उपार्जन का साधन भी पर्याप्त रूप से नहीं रही। इसका परिणाम ये हुआ कि भूमि के टुकड़े होते गए और सामंतों की आर्थिक अवस्था दिन प्रतिदिन दयनीय होती गई। सामंती व्यवस्था असमानता की पोषक। राजस्थान के नरेश परंपरावादी और अविकसित विचारों के होते थे। पहली बात, अपने प्रजाजनों को भी वे अधिक शिक्षित बनाना पसंद नहीं करते थे। सामंत इस दिशा में राजाओं से भी बढ़कर होते थे। वे अपने यहाँ शिक्षा की व्यवस्था नहीं करते थे। अपने जागीर के लोगों को बाहरी प्रभाव से बचाए रखने की दृष्टि से यातायात के साधनों का भी विकास नहीं करते थे। इसके अलावा वे अपने लोगों को अपनी भूमि बेचकर अन्यत्र जाने भी नहीं देते थे। इसका परिणाम ये हुआ कि जागीर के लोग खूब मंडूक, अंधविश्वासी हो गए। शिक्षा के अभाव में सामाजिक और राजनीतिक विचारों से पिछड़े रह गए और जागीरों के अविकसित रहने पर राज्य भी अविकसित रह जाते। तो इस सामंत व्यवस्था से राज्यों का विकास अवरुद्ध होने लगा। अब असमानता की पोषक किस तरह थी कि हमने देखा कि सामंतों की विभिन्न कैटेगरियां निर्धारित कर दी। फर्स्ट सेकंड के सामंत, सेकंड द्वितीय श्रेणी के सामंत, तृतीय श्रेणी के सामंत। कुछ सामंतों को तो विशेष अधिकार प्राप्त था। ताजमी सरदार होते थे, वो विशेष आदर पाते थे और दरबार में राजा के समीप बैठते थे, राजा उन्हें सम्मान से आमंत्रित करता था। तो ये जो दूसरे सामंत थे उनमें हीन भावना पनपने लगी और समानता के स्थान पर इसने असमानता को ही पल्लवित और पुष्पित किया, जिसके दूरगामी परिणाम अहितकारी सिद्ध हुए।
सामंतों का जीवन विलासी और निष्क्रिय होना। जन्म की दृष्टि से तो सामंत अपने को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी घोषित कर अपने वंश की उच्चता प्रदर्शित करते थे, परंतु अपनी झूठी आन बान के प्रदर्शन हेतु वे सुरा सुंदरी के दास हो जाते थे। अपने स्वामी राजा की भांति वे अनेक शादियां करते थे, अनेक रखेल रखते थे। महलों में सुरा पान के साथ साथ सदैव नृत्य संगीत की झनकार सुनाई देती थी। जागीरदारों को प्रशासन की ओर ध्यान देने का अवसर ही नहीं मिलता था। जागीर की सारी व्यवस्था वे अपने कामदारों पर अर्थात अपने अधीनस्थों पर छोड़ देते थे। इस प्रकार उनका सारा जीवन विलासी विलासिता में ही व्यतीत हो जाता था। राज्यों के मुगल संरक्षण में चले जाने के उपरांत युद्ध और संघर्ष का भी वातावरण नहीं रहा था। इस प्रकार उनका जीवन एक प्रकार से निर्जीव, निष्क्रिय और विलासी हो गया था। तो इस तरह से बच्चों हमने जाना सामंत प्रथा के लाभ और उससे हानियाँ। इस तरह से ये अध्याय आपका समाप्त हुआ।